इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। पहले का ऑप्शन नंबर सी कालिदास सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदय होता है। सूर्य का अंतिम वर्ण अ और उदय का पहला वर्ण छोटा उ मिलकर के ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 गुण संधि सही उत्तर होगा। सूर्योदय में गुण संधि होता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक, क्योंकि जब आप इसका विग्रह करेंगे तो प्रतिधन एक आएगा और अव्ययी भाव समास की परिभाषा यही कहती है कि ऐसा समस्त पद जिसका जो प्रथम पद होगा वह अव्यय होगा और प्रति एक अव्यय शब्द है। इस वजह से तीसरे का ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक में अव्ययी भाव समास होगा और तीसरे का ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रभु। देखिए, प्रभु नहीं होता है, प्रभु होता है, यानी कि जो भ में बड़ा उ का मात्रा है वो छोटी उ का मात्रा रहता तब ये सही होता। और प्रश्न में आपसे अशुद्ध शब्द ही पूछा जा रहा था, इस वजह से पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसके अलावा जो शब्द दिए गए हैं प्रणाम, प्रतिष्ठा और प्रकांड, इन सब की जो वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जो प्रभु था उसमें भ में छोटी उ की मात्रा होनी चाहिए। तो चौथे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला देखिए क्या लिखा गया है, आर्शीवाद। दूसरा देखिए क्या लिखा गया है, आर्शीवाद। तीसरा क्या लिखा गया है, आशीर्वाद। और चौथा क्या है, आशीर्वाद। देखिए, तीसरा और चौथे में बस छोटी ई और बड़ी ई का मात्रा है का अंतर है। अब देखिए, आशीर्वाद बोला जाता है, मतलब कि जो श है उसको थोड़ा लंबे समय के लिए खींचा जा रहा है, इस वजह से बड़ी की मात्रा होगी और सी वाले ऑप्शन में छोटी की मात्रा दी गई। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, आशीर्वाद। आप आशीर्वाद नहीं कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, मतलब कि तो बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद सही उत्तर होगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठवां प्रश्न पूछा गया था, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? देखिए, हिमालय से गंगा निकल करके अलग हो रही है और अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो यह वाक्य अपादान कारक का उदाहरण है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, फूल, सुमन, कुसुम और मंजरी। आठवां प्रश्न पूछा गया था, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम शब्द विच्छेद होता है, सुगम का विलोम शब्द दुर्गम होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है और स्वतंत्र का परतंत्र होता है। नवां प्रश्न पूछा गया था, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन और नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अक। फिर से सुन लीजिए, नयन का संधि विच्छेद ने धन अन और नायक का नय धन अक। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, सम उपसर्ग लगा करके 4 शब्द बनाइए। सम उपशब्द लगा करके 4 शब्द आपसे पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं समकालीन, समदर्शी, समकोण और समकक्ष। 11वां प्रश्न पूछा गया था, शब्द किसे कहते हैं लिखिए। तो एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया। तो इसमें देखिए, राम छोटे छोटे वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे र धन आ धन म मिल करके राम बनता है। इसी प्रकार से श्याम भी कई वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। तो शब्द की यही परिभाषा आपको लिखनी है कि एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो संबंध कारक का आप परिभाषा लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। और संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि होता है। संबंध कारक के उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि यह साहिल का स्कूटर है, तो यहाँ पर देखिए
कारक चिन्ह क्या आया, का आया, और हमने कारक चिन्ह संबंध कारक में पढ़ा था कि का जो चिन्ह होता है वो संबंध कारक का चिन्ह होता है। और ये संबंध किससे दिखा रहा है, स्कूटर किसका है, साहिल का है, तो इस वजह से यहाँ पर संबंध कारक होगा। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान ना होना। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं ध्वनि व्यवस्था, लय, तुक, बल, गति, विराम और स्वराघात आदि उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण भी उच्चारण सही ढंग से नहीं हो पाता है। आप लोग देखेंगे कि किसी अन्य राज्य का अगर कोई बालक है तो दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ पर उसको बोली अलग मिलती है। जैसे कि अगर मान लीजिए बिहार राज्य का कोई छात्र है और हरियाणा का कोई छात्र है, तो दोनों में एक ही शब्द को बोलने में वो अलग तरीके से उच्चारित करते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीयता का प्रभाव है, तो इसके वजह से भी अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं उच्चारण का समुचित अभ्यास ना करने पर भी उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करने से भी छात्रों के उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। कहने का मतलब कि अगर कोई शिक्षक अशुद्ध तौर पे उच्चारण करता है तो बच्चे उन्हीं को देख करके, उन्हीं को अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। इसके अलावा ध्वनि यंत्रों के दोषपूर्ण होने पर भी छात्रों के उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। मतलब मुख के जो अवयव होते हैं, जहाँ से वायु टकरा करके वर्ण बाहर निकलते हैं, अगर उस अवयवों में कोई दोष है, मतलब कि कोई शारीरिक दोष है, तो इसके वजह से भी उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं। मौन वाचन से समय की बचत होती है। एक सर्वे में ये ज्ञात हुआ है कि सस्वर वाचन में जहां एक बालक 170 शब्द 1 मिनट में बोलते हैं, वहीं मौन वाचन में 200 शब्द प्रति मिनट वह बोल लेता है कक्षा 6 का बालक। तो यहाँ पर देखिए मौन वाचन करने से उसके स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है और समय की बचत हो रही है। इसके अलावा मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अगर सस्वर वाचन किया जाएगा तो अगल बगल के छात्र जो होंगे वो एक दूसरे से डिस्टर्ब होंगे, लेकिन अगर मन में ही वाचन किया जाएगा, मौन वाचन किया जाएगा, तो एक दूसरे को वो बिना डिस्टर्ब किए ही अपना वाचन कार्य कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है, मतलब खुद से बालक पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता चलता है, मतलब कि वह खुद चीज़ों को मन में पढ़ता है, उसको समझने के लिए चिंतन करता है। तो ये कुछ प्रमुख लाभ मौन वाचन के आप लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थानों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए शैक्षिक भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ ले जाया जा सकता है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, शिल्प कला संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक और चिड़ियाघर, किसी सुप्रसिद्ध महल जिसके माध्यम से वह इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और किसी फैक्ट्री, इन सभी भ्रमण स्थलों पर उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाया जा सकता है। बात करेंगे 16वें प्रश्न की, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय इन बातों का ध्यान दिया जाता है। आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि शिक्षक पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करे, मतलब कि शिक्षक पहले खुद कविता को पढ़ करके बच्चों को सिखाए, उसके बाद बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, अशुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों से कविता नहीं पढ़वानी चाहिए। नहीं तो अगर कोई खड़ा होकर के कक्षा में कविता पढ़ता है और अशुद्ध उसका उच्चारण करता है तो उसका अनुकरण करते हुए बच्चे भी अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना चाहिए। इसके अलावा पद्य और कविता की समझ विकसित करने के लिए कुछ शब्द दे करके छात्रों से कविता बनाने के लिए भी उनको प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, कविता में आए भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना आदि से छात्रों को अवगत कराने की जिम्मेदारी शिक्षक की होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कविता पढ़ाते समय। 17वां प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। इस टाइप का पत्र आप बचपन से लिखना सीखते हुए आ रहे हैं। सीधे आपको फॉर्मेट समझने की ज़रूरत है, बाकी आप कंटेंट खुद ही लिख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये मॉडर्न लिटरेचर में इसी प्रकार से सभी कुछ बाएं साइड से लिखा जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में
जैसे आदरणीय पिताजी के बाद से जो अगला नीचे वाला पैरा शुरू हो रहा है वो कॉमा दे करके उसके नीचे से लिखा जाता है, जो पहले वाला फॉर्मेट होता था। तो दोनों में से कोई भी आप चयन कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ कंटेंट सही रहा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि मॉडर्न लिटरेचर में जिस प्रकार से अभी आप स्क्रीन पर फॉर्मेट देख पा रहे हैं कि सब कुछ बाएं साइड से ही लिखने के लिए, इसी प्रकार से आपको कोशिश करनी चाहिए कि परीक्षाओं में अब सब कुछ बाएं साइड से ही इसी फॉर्मेट में लिखें। 18वां प्रश्न पूछा गया था, दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। आपको अनुच्छेद दिया गया है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर, तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों की द्युति निहार। इसके अर्थ की अगर बात की जाए तो एक माँ अपने बच्चे को देख करके कहती है कि तुम्हारी अनुपम छवि को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। उपवन यानी कि बगीचा सुंदर गुलाब का फूल खिलने से सुशोभित हो रहा है, पर माँ की गोद में उससे भी अधिक शिशु से माँ का गोद सुशोभित होता है। इन तारों में अपार झिलमिलाहट है, पर एक बच्चे के दांतों की चमक देखने पर इनकी झिलमिलाहट भी धुंधली लग रही है। अर्थात एक माँ के लिए उसके बच्चे की सुंदरता सबसे अधिक प्यारी होती है। ये पूरा अर्थ हो गया। और अगर इसके शीर्षक की बात की जाए तो इस पूरे कविता में बच्चे की लीला के बारे में यानी बाल लीला के बारे में चर्चा की गई है, तो इसका उपयुक्त जो शीर्षक होगा वो बाल लीला होगा। दोस्तों यहाँ पर 2018 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड का पूरा सॉल्यूशन आपने देख लिया। आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2018, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।